रात थी 26 नवंबर 2008 8:30 के आसपास। अचानक सीएसटी के मंच पर एक तेज सी आवाज आई और फिर अजमल कसाब और उसका साथी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर यह कहानी गोलियों से शुरू नहीं हुई। ये कहानी शुरू हुई 7 साल पहले एक स्कूल की क्लासरूम से, जब दो लड़के बने दोस्त। एक डॉक्टर बनने चला गया, दूसरा दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया। एक का दिमाग, दूसरे का हाथ। इन दोनों ने मिलकर वो हमला प्लान किया जिसने मुंबई को 60 घंटे तक नर्क बना दिया। लेकिन ये बात कम लोग जानते हैं कि इस हमले की तैयारी 7 साल पहले शुरू हुई थी। एक आदमी अमेरिकी पासपोर्ट लेकर मुस्कुराते हुए कैमरा घुमाता रहा और हमले के हर रास्ते, हर दरवाजे, हर छत, हर खिड़की, सबका नक्शा पाकिस्तान भेजता रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कैंप में 10 लड़कों को सिखाया जा रहा था कैसे एक शहर को 60 घंटे तक बंदूक की नोक पर रखा जाता है। 4 दिन समुद्र में, एक फिशिंग बोट हाईजैक और मुंबई के तट पर 26 नवंबर की रात ये 10 साए उतर गए। इनमें से सिर्फ एक जिंदा बचा और उसकी जुबान ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कौन था वो? कैसे ट्रेनिंग हुई? अटैक की प्लानिंग कहाँ हुई? और डेविड हेडली ने भारत को कितनी देर तक धोखा दिया? आज आप 26 नवंबर की वो कहानी देखेंगे जो किताबों में नहीं बल्कि खून, आग, धुआं और धोखे में लिखी गई थी। साल था 1971। पाकिस्तान के शहर हसन अब्दाल में एक छोटा सा मिलिट्री कॉलेज था, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल। वहीं पढ़ते थे 2 लड़के, तहव्वुर हुसैन राणा और दाऊद सैयद गिलानी। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों का सपना था कि देश की सेना में जाकर कुछ बहुत बड़ा करें। तहव्वुर राणा बहुत डिसिप्लिन लड़का था, पढ़ाई में तेज और हमेशा यूनिफॉर्म में एकदम परफेक्ट। दूसरी तरफ दाऊद गिलानी थोड़ा अलग था। उसका लुक भी अनयूजुअल था। उसका रंग गोरा था, उसकी एक आंख भूरी थी और दूसरी आंख नीली। पाकिस्तान जैसे देश में ऐसा लुक बहुत रेयर था। लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे, ये तो पाकिस्तानी लगता ही नहीं। दरअसल उसकी माँ अमेरिकन थी और उनका नाम एलिस सेरिल हेडली था। उनके पिता पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट सैयद सलीम गिलानी थे। उनके पेरेंट्स की शादी तो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गया। उसकी माँ वापस अमेरिका चली गई और दाऊद बचपन में अपने पिता के साथ पाकिस्तान में रहा। 7 साल की उम्र तक वो पाकिस्तान में रहा, लेकिन 1977 में जब उसके पिता ने उसे अमेरिका भेज दिया तो वो अपनी माँ के पास फिलाडेल्फिया जाकर बस गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अमेरिका में उसने पढ़ाई तो की, लेकिन धीरे धीरे गलत संगत में पड़ गया। ड्रग्स पार्टीज और स्मगलिंग का हिस्सा बन गया। 1980 और 1990 के बीच वो कोकेन और हेरोइन के बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया। 2 बार FBI ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वो छूट गया। वो बहुत स्मूथ टॉकर था, दिखने में एजुकेटेड, बात करने में चार्मिंग, लेकिन अंदर से खतरनाक। इसी बीच तहव्वुर राणा का करियर भी आगे बढ़ गया। वो पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कोर्प्स में गया, डॉक्टर बना और बाद में एक कैनेडियन सिटीजन से शादी करके कनाडा शिफ्ट हो गया। वहां उसने इमिग्रेशन और वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज, जिसकी ब्रांचेस टोरंटो, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे बड़े शहरों में थी। दूसरी तरफ दाऊद गिलानी की जिंदगी गिरती जा रही थी। उसका ड्रग बिजनेस कोलैप्स हुआ, केसेस बढ़ने लगे और वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन 2001 में उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस साल उसने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के एक रिलीजियस ग्रुप से, लश्कर-ए-तैयबा, जिसका फाउंडर था हाफिज मोहम्मद सईद। उस वक्त हाफिज सईद ऑलरेडी भारत पर कई अटैक्स कर चुका था और उसके टारगेट लिस्ट में नया शहर था मुंबई। दाऊद गिलानी के लिए ये नया रास्ता था। वो पाकिस्तान गया और वहाँ हाफिज सईद और जक्की उर रहमान लखवी से मिला। हाफिज सईद ने उससे कहा, तुम हमारे लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकते हो। और सच में गिलानी का अमेरिकन लुक, फ्लुएंट इंग्लिश और ड्यूअल बैकग्राउंड लश्कर के लिए गोल्ड माइन था। 2002 में उसे लश्कर के मुरीद के ट्रेनिंग कैंप बुलाया गया। ये लाहौर के बाहर लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था। यहाँ उसने इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग ली, जिसे वो दावत बोलते हैं। इसमें उसे आइडियोलॉजी सिखाई गई कि इंडिया, इजराइल और अमेरिका उनके दुश्मन हैं। इसके बाद एडवांस ट्रेनिंग के लिए उसे मुजफ्फराबाद, जो कि POK में पड़ता है, वहाँ भेजा गया, जहाँ लश्कर का मेन मिलिट्री कैंप था, बैतुल मुजाहिदीन।
यहीं से वो लश्कर की कोर आइडियोलॉजी और प्लानिंग का हिस्सा बन गया। 2002 से 2003 तक उसने पाकिस्तान के 5 दौरे किए, फरवरी, अगस्त, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर। हर बार ट्रेनिंग सेशंस में शामिल हुआ, नए कॉन्टैक्ट्स बनाए और लश्कर के कोर लीडरशिप से जुड़ गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे लश्कर के फॉरेन रिक्रूटमेंट विंग में भेज दिया गया, जिसका हेड था साजिद मीर। साजिद मीर ने उससे कहा, तुम्हारा काम अब बैटलफील्ड पर नहीं होगा, तुम्हारा काम है इंटेलिजेंस गैदर करना और इन्फिल्ट्रेशन में मदद करना। साजिद मीर ने उसे साफ कहा, अब तुम अमेरिका वापस जाओ और अपना नाम चेंज करो, बाकी इंस्ट्रक्शंस तुम्हें वहां मिलेंगे। दाऊद गिलानी ने वही किया। वो वापस अमेरिका गया और अपनी माँ का लास्ट नेम अडॉप्ट किया। अब उसका नया नाम था डेविड कोलमैन हेडली। नया नाम, नया पासपोर्ट, नई पहचान। 2005 में उसने ऑफिशियली नाम बदलने का एफिडेविट दाखिल किया और अमेरिकन पासपोर्ट हासिल कर लिया। अब वो दिखने में पूरी तरह अमेरिकन था। ब्लू आइज, व्हाइट स्किन, क्लीन एक्सेंट, यूएस पासपोर्ट। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये आदमी एक्चुअली पाकिस्तान ट्रेन टेररिस्ट है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि इस प्रोसेस में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने उसकी मदद की थी, क्योंकि किसी ऐसे आदमी को जो पहले 2 बार ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार हुआ हो, इतने आसानी से यूएस पासपोर्ट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। हेडली अब दोहरी जिंदगी जीने लगा, ऊपर से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, नीचे से लश्कर का स्लीपर एजेंट। और यहीं पर उसकी स्टोरी फिर से जुड़ती है अपने पुराने दोस्त तहव्वुर राणा से। वो कनाडा में सेटल था और अमेरिका में भी उसकी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चल रही थी। हेडली ने उससे कांटेक्ट किया और कहा, भाई एक काम है जो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। लश्कर की तरफ से उसे एक प्लान मिला था, इंडिया में बेस एस्टैब्लिश करो। हेडली ने राणा से कहा, हम अपनी कंपनी की ब्रांच मुंबई में खोलते हैं, लेजिटिमेट बिजनेस भी चलेगा और ट्रैवल करने का रीजन भी रहेगा। राणा को आइडिया पसंद आया। उसने कहा, श्योर, बिजनेस एक्सपैंड करते हैं इंडिया में भी। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा नेटवर्क जो आने वाले 3 सालों में दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक की बैकबोन बनने वाला था। डेविड हेडली का नया लाइफस्टाइल अब बिल्कुल बदल चुका था। ऊपर से वो एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन की तरह दिखता, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, इमिग्रेशन, कंसल्टेंसी, क्लाइंट कॉल्स। नीचे से वही लश्कर का एजेंट था जो अपने पुराने हैंडलर्स से लगातार कांटेक्ट में रहता था। उसने मुंबई जाने का पहला बहाना वीजा और बिजनेस मीटिंग बताया। जुलाई 2006 में जब वो पहली बार इंडिया पहुंचा तो उसने बस होटल्स, कैफेज और कुछ पब्लिक प्लेसेस की देख रेख की। यहाँ कैसा क्राउड रहता है, किस टाइम पर जगह क्राउडेड होती है, कहाँ कैमरे लगे हैं, किस एंट्री से लोग आते जाते हैं, ऐसी बातें उसने नोट की। वो ओपन टूरिस्ट की तरह रिकॉर्डिंग करता, कैमरा और वीडियो लेता, GPS कोऑर्डिनेट्स का यूज करता। बातों का ये सिलसिला अब लश्कर के लिए इंटेलिजेंस बनता जा रहा था। तहव्वुर राणा, जो अब कनाडा में सेटल्ड था और जिसकी इमिग्रेशन कंपनी की वजह से उसे इंडिया आने जाने के लेजिटिमेट रीजंस भी मिल जाते थे, उसने भी हेडली की मदद की। दोनों ने डिसाइड किया कि मुंबई में एक ऑफिस खोलना सबसे अच्छा कवर होगा, एक ऐसा कवर जो बार बार इंडिया आने का कारण दे और साथ में लोकल लॉजिस्टिक्स को आसान बनाए। इधर पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा ने अपनी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पूरी तीव्रता से शुरू कर रखी थी। उस वक्त के रिकॉर्ड्स और बाद के इंटरोगेशंस में जो सच सामने आया, उससे पता चला कि लश्कर ने उन लड़कों की स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर की। गरीबी, बेरोजगारी, पारिवारिक सूना होना और अक्सर छोटी सी क्रिमिनल हिस्ट्री, ऐसे युवाओं को चुनना आसान था। कुल मिलाकर 27 से ज्यादा नाम सामने आए, लेकिन आखिर में उन तमाम नामों में से सिर्फ 10 लड़के फाइनल हुए, वो 10 जिनको समुद्री रूट से भेजा गया। उनमें से एक का नाम अजमल आमिर कसाब था। कसाब था तो एक आम सा बच्चा, ओकारा जिला पंजाब का रहने वाला, लेकिन जिन कारणों से लश्कर ने उसे चुना, उन सभी कारणों ने उसे बड़े साजिश में ढकेल दिया। लश्कर का ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 मेन चरणों में डिवाइड था। पहला था दौरा ए सफा, दूसरा दौरा ए अम्मा, तीसरा दौरा ए खासा और चौथा दौरा ए रिबात। पहले 2 चरणों में रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन और बेसिक मिलिट्री स्किल्स दी जाती थी। तीसरे में एडवांस्ड गोरिल्ला फाइटिंग, एक्सप्लोसिव्स, क्लोज क्वार्टर्स बैटल जैसी ट्रेनिंग थी, जिसे पूरा करना आसान नहीं था। चौथे में इंटेलिजेंस और एस्केप इवेड के टेक्निकल्स सिखाए जाते थे। इन सभी चरणों में जो सर्वाइवर्स रहे, वही आगे की प्लानिंग के लिए चुने गए। ट्रेनिंग इतनी कड़ी थी कि कई लोग बीच रास्ते में ही निकल गए।
इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल टॉर्चर और कठिन दिनचर्या ने बहुतों को तोड़ दिया। प्रशिक्षण के इंस्ट्रक्टर्स में कुछ ऐसे लोग थे जिनके नाम बाद की जांच में बार बार आए, हाफिज सईद, ज़कियुर रहमान लखवी और कुछ कमांडर्स। ट्रेनिंग में उनको ये सिखाया गया कि कैसे एक बड़े शहर में घुसकर मैक्सिमम डैमेज करना है, कैसे किसी भी भीड़ में ब्लेंड कर लेना है, और सबसे अहम बात, अगर कुछ गलत हो जाए तो किस तरह बच निकलना है। इन सब बातों का फाइनल आउटपुट यही था कि एक बड़ा कोऑर्डिनेट मल्टी साइट अटैक को अंजाम दिया जाए। अजमल कसाब और बाकी 9 लड़कों का सिलेक्शन होने के बाद उन्हें पाकिस्तान से कराची तक सीक्रेट ट्रेन से लाया गया। कराची के निकट अजीजाबाद इलाके में उन्हें कुछ हफ्तों तक रखा गया और वहां से उनकी समुद्री ट्रेनिंग शुरू हुई। इस समुद्री ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया गया कि छोटी नाव से कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मछलियों की तरह नाव चलानी है, कैसे कोस्टलाइन पढ़नी है, यानी बेसिक सीमैनशिप। साथ ही उन्हें वीडियो दिखाकर उन इंडियन जगहों के विस्तृत शॉट्स और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बताए गए जो बाद में टारगेट्स बनेंगे। इन टेप्स और फोटोज को लश्कर के सेंट्रल प्लानिंग सेल ने कैटेगराइज किया कि कौन सी टीम किस टारगेट पर जाएगी, किस रूट से जाना है, किस तरह की डिस्गाइजेस लेनी है। लश्कर ने 5 टीम्स बनाई। हर टीम में 2-2 लोग थे। दोनों का जोड़ा बड़ी सिस्टम के हिसाब से रखा गया ताकि एक पार्टनर मारा जाए तो दूसरा कुछ कर सके। अजमल इस्माइल की जोड़ी इनमें से एक थी। उन 10 फाइनल कैंडिडेट्स में से एक को टीम का लीडर भी चुना गया, जिसे कहा गया कि वह ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखेगा। फाइनल लिस्ट में इन 10 लड़कों के रियल एड्रेसेस, फैमिली रिकॉर्ड्स और छोटे छोटे क्रिमिनल मामलों को स्क्रब करके उन पर ध्यान दिया गया ताकि कोई ऑब्वियस सरकारी बैकग्राउंड चेक में फेल ना हो। नवंबर का महीना आता है और लश्कर लीडरशिप हमले की तारीख तय करने लगती है। शुरू में कुछ तारीखें फिक्स हुईं, लेकिन इंटेलिजेंस लीक्स और इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते कुछ तारीखें बदलती रहीं। वर्ष 2008 के सितंबर-अक्टूबर में कुछ प्लान डेट्स पर रोक लगाई गई।